देखिए बात यह है, एक तो एक थोड़ी सी डिस्टिंक्शन है, दो चीज़ों में केयरफुल होने की ज़रूरत है। और हमें अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के हम स्पोक्समैन नहीं हैं, तालिबान के हम नहीं स्पोक्समैन हैं, और उनके पास अपने स्पोक्समैन हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं। हाँ, लेकिन एक हद तक हमारे लिए वो पोजीशन मुमकिन नहीं जो दुनिया के दीगर ममालिक के लिए है। उनके ऊपर उतना डायरेक्ट इतनी जल्दी असर नहीं होगा अगर अफ़गानिस्तान में गड़बड़ होगी। इसलिए पाकिस्तान का ये कहना कि सारी दुनिया अफ़गानिस्तान को लहतोलाल ना करे इस मामले में, इसमें जल्दी फ़ैसला करे, एक तो ये बात उस तरह देखनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि माजी में जब पाकिस्तान ने तालिबान को रिकग्नाइज़ किया था, ये उस वक्त की बात है कि जब जनीवा अकॉर्ड्स के बाद सोवियत यूनियन की फ़ौजें चली गई थी, और उस वक्त हमें बड़ा गिला था कि अमेरिका भी उसके बाद चला गया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को उनके हाल पे छोड़ के चला गया। नतीजतन सिविल वॉर हुई, पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के लिए गुडविल थी मगरिब में, क्योंकि पाकिस्तान उनका एलाई रहा। तो अकेले पाकिस्तान ने नहीं, मगरिब के दो बहुत बड़े एलाइज सऊदी अरब और यूएई ने भी उनको रिकग्नाइज़ किया था। अब मगरिब में उनके तालिबान के बारे में तो बिल्कुल ही अच्छी राय नहीं, और पाकिस्तान के बारे में भी कोई ख़ास अच्छी राय नहीं, क्योंकि कोशिश ये की जाती है कि सारा मलबा पाकिस्तान पर डाले। इसलिए नतीजा ये है कि पाकिस्तान को फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। और वो क्या है? वो ये है कि कम से कम जो अफ़गानिस्तान के हमसाए हैं, ईरान, रूस, और रूस से ये भी मुराद मैं सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक्स भी मतलब है मेरा, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अब ईरान और पाकिस्तान, हमें मिल के कोऑर्डिनेट करके इनके साथ चलना चाहिए। अगर पाकिस्तान अकेला यकतरफा फैसला करेगा तो उसमें दोबारा आइसोलेशन का ख़तरा है, और ईरान से हमारे ताल्लुकात ख़राब होने का भी ख़दशा है, जिसको हमसे माजी से सबक हासिल करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी चीज़ ये है कि हमें अब ईरान के हमसायों, अब अफ़गानिस्तान के जो हमसाए हैं जिनका मैंने नाम लिया है, उनके साथ मिल के कोऑर्डिनेशन से तमाम काम करें, बशमूलियत रिकग्निशन के। सही। तो कसूरी साहब, चाइना अमेरिका मुकाबले की फ़िज़ा में जो हम एक तासुर जो आम है वो देखते हैं कि इंडिया को अमेरिका इसलिए सपोर्ट करता है ताकि चाइना को कंटेन कर सके, और लेकिन हम ये देखते हैं कि इंडियन पावर के ज़रिए जब चाइना को कंटेन किए जाने की कोशिश की जाती है अमेरिका की तरफ से, तो ये ख़ित्ते का तवाज़ुन जो है वो बिगड़ रहा है इस हवाले से, और पाकिस्तान के लिए खुसूसन जो है ये सिचुएशन ख़राब होती दिखाई देती है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? ये डिपेंड करता है, कोई इतना आसान नहीं है कि ज़रूर ख़राब होती है। अगर अमेरिका इस किस्म के वेपन्स ट्रांसफ़र करेगा जिससे ख़तरा हो कि वो बैलेंस ख़राब हो रहा है, तो पाकिस्तान ने अभी तक ये साबित किया है कि उसकी कीमत उसको अदा करने को तैयार है। हालांकि वो बड़ी बदकिस्मती की बात होगी, क्योंकि बर्रे सग़ीर के अवाम सोशो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ख़राब हैं। लेकिन अभी जो मसला है, वो कोशिश तो ये कर रहा है इंडिया को अपने साथ चीन के ख़िलाफ़ खड़ा करने में, लेकिन उनका बुनियादी जो उनका फोकस है वो हिमालयन माउंटेन रेंज नहीं है, ना कश्मीर का इलाका है, ना लद्दाख का इलाका है, वो तो है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में उनको हिंदुस्तान की कोऑपरेशन दरकार है। ना कोई इंडिया की इतनी बड़ी अभी नेवी नहीं है, हमसे तो बढ़िया बहरहाल, लेकिन वो चीन के लिए को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगी। असल में जो अहमियत के हामिल ममालिक हैं वो हैं आसियन के ममालिक, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, ये ममालिक जो हैं, और ये तो एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, और वो फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि उनको इन्वॉल्व कर लिया जाए। तो हिंदुस्तान अगर ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान को ज़रूरत है अमेरिका की सपोर्ट की लद्दाख में। यानी कि ये जो लैंड मास है
वो तो 2500 फौजी भी नहीं रखना चाहता अमेरिका अफगानिस्तान में, तो वहां क्या वो 250 भी नहीं भेजेगा, तो फायदा क्या है? इस लिहाज से इंडिया के अपने मफाद में है, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के मफाद में है कि वो अपने ताल्लुकात इस इलाके में बुनियादी तौर पर हमसायों के साथ हिंदुस्तान भी ठीक करे, और हिंदुस्तान खुद आइसोलेट होता जा रहा है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है, अमेरिका कोई बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान की इस इलाके में मदद नहीं कर सकता, बल्कि ख़तरा तो ये है कि अगर हिंदुस्तान ने ज़्यादा करीब होने की कोशिश की और चीन ने मुकाबला किया, तो जो हिंदुस्तान के हमसाए हैं यानी नेपाल है, बांग्लादेश है, मालदीव्स है, वहाँ बहुत ज़्यादा चाइना कोशिश करेगा, और चांसेस ये हैं कि वहाँ अपने इलाके में जो इंडिया समझता था साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, वहाँ चीन डोमिनेट करने लगे। इसलिए बहुत इंडिया को भी सोचना पड़ेगा, कोई इतना ख़तरा नहीं। हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने इलाके, ये जो इलाका जो मैंने कहा है जो हमसाए अफगानिस्तान के हैं, क्योंकि आजकल मसला अफगानिस्तान का है, हम उनके साथ मिलकर फ़ैसला करें। और हिंदुस्तान को यह फ़ैसला करना चाहिए कि अगर वो सार्क को इसी तरह इग्नोर करता रहा और वो यहाँ ना आया, तो ये मुमकिनात में है कि हिंदुस्तान सार्क से बाहर हो और चीन अंदर हो, यह भी मुमकिनात है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान में भी कुछ सोचने वाले लिख रहे हैं कि अगर वो कोई मीटिंग अटेंड नहीं करेगा तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, मालदीव्स, बांग्लादेश के मफादात, एक हद तक नेपाल, इनके मुश्तरका हो सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी डेवलपमेंट हो। हम तो चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो, हिंदुस्तान से ताल्लुकात हो, लेकिन जो नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत है, ये तो फैसला उन्होंने करना है। हम तो चाहते हैं कि साथ कॉन्फ्रेंस हो। तो जो सवाल आपने पूछा, इतना आसान जवाब नहीं कि वो यहाँ आएगा तो हम आइसोलेट हो जाएंगे। आइसोलेशन हमें तो अभी तब हो गया अगर हमने अफगानिस्तान पे एक तरफा कदम उठाया और हमने ईरान, चीन, रूस को इग्नोर कर दिया और खुद अकेले फैसला कर लिया। लेकिन जो कदम हिंदुस्तान इस वक्त उठा रहा है, खतरा यह है कि वो अकेला ना हो जाए जनूबी एशिया में। सही। तो कसूरी साहब, मैं कुछ जिक्र करूंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने खबरदार किया था कि चीन और अमेरिका के दरमियान इम्कानी नई सर्द जंग जो है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा तबाहकुन हो सकती है। और जो पहली सर्द जंग थी उसमें दोनों फरीकों को जो एटमी तबाहकारियाँ हैं उनके ख़तरात का इदराक था, लेकिन इस दफ़ा जो है बहरान, उससे निमटने का किसी को पता नहीं है, उसके पास कोई तजुर्बा नहीं है किसी के पास। और हर कीमत पर उनका ये कहना था कि इस सर्द जंग से बचना होगा, क्योंकि ये माजी से मुख्तलिफ होगी और गालिबन ज़्यादा ख़तरनाक होगी, जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि हम एक नई सर्द जंग के दौर में दाखिल हो रहे हैं? देखिए, बात यह है, उन्होंने तो बिल्कुल 100% सही कहा था, लेकिन उन्होंने कुछ देर कबल ये बात कही थी। पिछले 2-3 दिन में डेवलपमेंट्स हुई हैं, उससे ऐसे लग रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडन को भी अंदाज़ा हो रहा है कि वो सर्द जंग तो बाद की बात है, उनकी अपनी इकॉनमी को नुकसान हो रहा है। और अब जो फिगर्स आई हैं उसमें ये है कि अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है वो प्रेसिडेंट बाइडन की पॉलिसीज़ चीन की तरफ से जो हैं उसमें एक फैक्टर वो है, कई फैक्टर्स हैं। और इसीलिए जो कैथरीन टाई हैं, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका की, उनकी अपनी चाइना हम मनसब से बात हुई है। और इसीलिए एंटनी ब्लिंकन जो है उनकी मीटिंग हुई है और ऑनलाइन उनके साथ वर्चुअल मीटिंग हुई है। चीन के जो टॉप डिप्लोमेट हैं, फॉरेन मिनिस्टर नहीं, उनके काउंसलर हैं, उनसे मुलाकात हुई है। और साबिक फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो दर्जे में फॉरेन मिनिस्टर से भी ऊंचे हैं, तो उनकी मुलाकात हुई है, उनकी बात हुई है इसमें वर्चुअल मीटिंग में। और ये भी फैसला किया गया है कि प्रेसिडेंट बाइडन और प्रेसिडेंट जी की जल्द वर्चुअल मीटिंग होगी। उसकी क्या वजह है? जब उनको दबाने की कोशिश की गई इससे पहले, तो उन्होंने खूब बौछार की। पहले तो अमेरिका का ख्याल था कि चीन सुन लेगा, मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया गया था। लेकिन जैसे मीडिया बाहर जाने लगा, चाइना के वही जो यांग जेची हैं, जिनकी अब बात जिनकी हुई है जैक सलिवन के साथ अमेरिका के, उन्होंने मीडिया को रोक लिया। और अगर उन्होंने 5 मिनट लेक्चर किया था तो 15 मिनट उन्होंने लेक्चर कर दिया।
और जितनी बातें उन्होंने सुनाई थी उससे तिगनी उन्होंने सुना दी। तो अमेरिका को ये अंदाज़ा हो गया कि अब चीन उस लेवल से निकल गया है कि आप उनको डराए या धमकाएं। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो मिलना चाहते हैं प्रेसिडेंट जी से, जिस पे उन्होंने ये कहा, प्रेसिडेंट जी ने, ये बड़ी मानी खेज बात है कि सरे-दस्त ज़रूरत नहीं, आप पहले माहौल को ठीक करें। उसके बाद ही यह बात हुई है कि एक वर्चुअल मीटिंग के ऊपर फैसला हुआ है। वैसे सेक्रेटरी जनरल की बात तो 100% सही है एंथनी गुटेरेस की, लेकिन उस वक्त जो उन्होंने बयान दिया था, आज हालात निस्बतन बेहतर है क्योंकि दोनों ममालिक को नजर आ रहा है कि दोनों को ये नुकसान होगा। सही। और इसको मैं एक्सटेंड भी करूंगी। जो बाइडन साहब ने तकरीर की थी जनरल असेंबली में, उन्होंने कहा था कि जो डिप्लोमेसी और जंग है, जब उसको ज़ेर बहस लाया गया था तो उन्होंने कहा था कि जो अस्करी क़यादत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नज़रअंदाज करने और जो डिप्लोमेसी के तरीक़ाकार हैं, उनकी सरगर्मियाँ हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। इस तरह के बयानात और इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो अमेरिका की तरफ से आ रही हैं सामने। बाइडन की खारिजा पॉलिसी भी हमारे सामने है, वो वसी तजुर्बा रखते हैं इस बारे में। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो ऑकस टाइप का जो दिफाई बहरी इत्तेहाद बन रहा है, इस तरह के इक़दामात जो हैं वो आप क्या समझते हैं कि क्या इस सूरत हाल को ट्रिगर कर सकते हैं और किस तरह से ट्रिगर कर सकते हैं? सरे दस्त तो शिकार उसका हिंदुस्तान हुआ। उसकी वजह यह है कि ऑकस में की जो मीटिंग हुई, का जो ऐलान हुआ है, वो 1 या 2 दिन कबल क्वाड की मीटिंग से हुआ है। अब क्वाड में 4 मेंबर्स हैं, अमेरिका, जापान, हिंदुस्तान और ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को तो उन्होंने ऑकस में ले लिया है, एटॉमिक सबमरीन्स दे दी, तो उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि हिंदुस्तान की वो हैसियत नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया की है, ना अमेरिका उन पे उतना एतबार करता है। जहाँ तक जापान का ताल्लुक है, जापान को तो ऑलरेडी अमेरिकन सिक्योरिटी कवर है, उनको न्यूक्लियर कवर भी है, तो जापान को तो इतना ख़तरा नहीं। तो जो नेट रिजल्ट हुआ है ऑकस का, वो सबसे बड़ा नुकसान हो गया है हिंदुस्तान को। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान के लिखने वाले कह रहे हैं, बशमूल हिंदुस्तान की फॉर्मर सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी नरसिम्हा राव और बहुत से लिखने वाले ये कह रहे हैं। तो पहला शिकार तो उसका हिंदुस्तान हुआ है। 4 में से वाहिद मुल्क है जिसको बाहर रखा गया है किसी न्यूक्लियर कवर के बगैर। अब आते हैं कि आपने कहा कि उन दोनों मालिक का क्या, चीन ने बाय एंड लार्ज इसको पसंद तो नहीं किया, नेचुरली पसंद नहीं किया, उन्हें पता है उन पे एम, उनके ऊपर एम है। लेकिन सबमरीन वो जो पहुंचने में वो कोई 2035 या 36 तक वो आएंगी, बनेंगी, पता नहीं क्या होगा उस वक्त तक। और चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, 2036 की बात दूसरी है। चाइना को बहरहाल वो बात पसंद नहीं, लेकिन दूसरी कैजुअल्टीज इसकी, एक पहला हिंदुस्तान हुआ है, दूसरा हो गया नेटो का अलायंस, यानी कि फिर चीन को फायदा हो गया। पहले कैजुअल्टी इंडिया, दूसरी नेटो। नेटो में फ्रांस ने इतना ज़बरदस्त एहतजाज किया है कि फ्रांस और जर्मनी अब ये सोच रहे हैं कि अमेरिका पे रिलाय नहीं किया जा सकता और यूरोपियन फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनॉमी की ज़रूरत है। तो इसलिए मकसद जो भी हो वो चीन के तो हक में नहीं था। चीन ने को वर्बली उसको बातें भी कुछ कर ली उसके खिलाफ, लेकिन कैजुअल्टी पहला हिंदुस्तान है, दूसरा नेटो अलायंस है। इसके ये नताइज निकले हैं। तो पाकिस्तान जो है वो क्या, उसके लिए क्या बेहतर पॉलिसी होगी कि वो चीन की तरफ अपना झुकाव रखे या बड़ा एक बैलेंस अमेरिका और चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बैलेंस में रखे? पाकिस्तान के मफाद के लिए क्या बेहतर? देखिए, हमें कोई गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। हम चीन के लिए उस वक्त यूज़फुल थे, एक ज़माना था। कितने अफसोस की बात है कि आज वो ज़माना कितना बदला है। PIA की फ़्लाइट पहले गई थी, चीन का वाहिद रास्ता था। हम इस्लामी दुनिया और इंग्लिश स्पीकिंग दुनिया के रुकन हैं। चीन को हमारे ज़रिए बाहर एक्सेस मिलती थी। मैं कभी नहीं चाहूँगा, चीन हमारा करीब तरीन दोस्त है, लेकिन हम उनके कोई नहीं बनना चाहेंगे डिपेंडेंट उन पे। पाकिस्तान की बेस्ट पॉलिसी ये रहेगी कि बैक वक्त चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें। हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोप में जा रही हैं। हमारे जो लोग बच्चे हैं, स्टूडेंट
स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं ये इसके अलावा जो खलीजी ममालिक हैं उनके अलावा यूरोपियन यूनियन में है, बरतानिया में है, कनाडा में है, अमेरिका में है। हमारे बहुत वसी ताल्लुकात हैं इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के साथ, इकोनॉमिक, कल्चरल, और इसलिए मैं समझता हूँ, और हमारी जो फ़ौजें हैं उनकी भी जो ओरिजिनल तरबियत और उनको जो डिफेंस के जो हमारी इक्विपमेंट थी वो वेस्ट से थी, इंक्लूडिंग फ्रांस, जिनसे आजकल बदकिस्मती से ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। तो मैं ये आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीन तो हमारा करीबी दोस्त है, किसी सूरत में हमें अगर कोई कहेगा तो अहमक होगा कि वो कह के जी चीन के साथ आप कथा ताल्लुक़ करें, दूर हो ना, चीन को ये ख़तरा है ना पाकिस्तान को। लेकिन हमें अपने आप को तनहा नहीं करना चाहिए। इस दोनों यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड जिसका लीडर आज अनडाउटेडली यूनाइटेड स्टेट्स है, और मैंने आपको वजूहात बता दी हैं, हमें इनके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, बरतानिया के साथ, जापान जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर रहा है पाकिस्तान में, उन सब के साथ ताल्लुकात